हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अभी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस जो है जारी कर दिया है, ठीक है ना? अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, यूपी टेट और सुपर टेट के सिलेबस के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोगों ने ली थी और ये हुआ था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सुपर टेट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है ना? तो आज की वीडियो में हम लोग सुपर टेट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जितने हमारे ऐसे मित्र बंधु हमारे साथी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि वैकेंसी तो आएगी ही नहीं, वैकेंसी तो आएगी ही नहीं, तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए फिर नहीं है, ठीक है ना? अगर आप जरा से भी उम्मीद आपके मन में है कि हाँ वैकेंसी आ सकती है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको एक अपना व्यू मिलेगा क्लियर करने का कि आपको किस तरीके से आगे काम करना है और कितनी आपको मेहनत करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो पाए जैसे ही वैकेंसी आ जाए तुरंत, ठीक है ना? अब देखिए, फिर मैं आपको कहता हूं कि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतने प्लानिंग के साथ काम किया गया हो। तो आयोग ने प्लानिंग के साथ अपना काम शुरू कर दिया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल के अंत तक आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है ना? जैसा कि आपको पता है कि टेट की डेट आपकी आ गई है, यूपी टेट आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में होना है, ये आपको क्लियर ही है। तो उसके बाद कुछ ना कुछ प्रक्रिया आगे जरूर बढ़ेगी, तो इस वर्ष के अंत तक आपको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिल सकता है। इसी वजह से, क्योंकि सिलेबस बड़ा है थोड़ा, तो इसको तैयार करने में आपको समय लगेगा, ठीक है ना? तो अभी से अगर नहीं लगेंगे तो आपके सामने समस्याएं आएंगी। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। बहुत सी चीजें हैं, कुछ आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, बाकी आपको यहाँ पर मिलेंगी कि वैकेंसी के क्या चांस है भाई, योग्यता क्या होनी चाहिए, अदर स्टेट अलाउ है कि नहीं है, सुपर टेट की परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी आपको ए टू जेड सब कुछ देखने को मिलेगा आज की वीडियो में। पासिंग मार्क के बारे में, गुणांक कैसे बनेगा ये आपको देखना है, उसमें एकेडमिक जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, सब कुछ आज आपका क्लियर हो जाएगा एकदम। आपको अपने दिमाग में कुछ भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना भाई? चलिए, और कट ऑफ कितना जाता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और सबसे बड़ी चीज कि आपको ये सारे पीडीएफ कहां पर उपलब्ध होंगे, ये भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहां पर हम देख लेते हैं वैकेंसी की बात। सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई अगर हमारा चयन होना है, हमको टीचर बनना है, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी चीज है कि जब वैकेंसी आएगी तभी तो हम बन पाएंगे ना, है ना? तो वैकेंसी के बारे में मैंने पहले ही बताया कि आपकी जो वैकेंसी आई थी, इससे पहले टीचिंग की वैकेंसी जो यूपी में आपकी आ चुकी हैं, जो लेटेस्ट आई है वो कब आई थी? 2018 में। एक आपकी 2018 में परीक्षा हुई थी और एक आपकी हुई थी 2019 में। 18 वाली आपकी 27 मई आई थिंक, ठीक है ना? और 19 वाली आपकी जो है, जो 19 में परीक्षा हुई थी, विज्ञापन आपका आया था 2018 में ही, दिसंबर में। 5 दिसंबर के आसपास में फॉर्म चालू हो गए थे भरने। ये था आपका 2018 वाला, ये था 68,500 वैकेंसी, और ये आपकी है 69,000 वैकेंसी, ठीक है ना? 2019 में, जिसका एग्जाम हुआ था 6 जनवरी को। इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है आई, एक बार बीच में 17,000 वैकेंसी आते आते चली गई 2022 में ही, ठीक है ना? कुछ नहीं मिल पाया। तो अभी मैं आपसे ये बता रहा हूं कि भाई देखिए, अब जैसे आपको पता है कि टेट 2022 में लास्ट टाइम हुआ था, 22 जनवरी के आसपास में उसकी परीक्षा 22 जनवरी को शायद हुई थी, टेट 2022 वाला, ठीक है ना? जो कि 21 की थी, पेपर आउट हो गया था, 2022 में उसकी परीक्षा कराई गई। परीक्षा होने के बाद दोबारा से टेट नहीं हो पाया। अभी जब इससे पहले पूर्व अध्यक्ष हमारी जो है मैडम थी, प्रोफेसर कीर्ति जी, तो उन्होंने कहा था कि आपका जो है यूपी टेट 29-30 जनवरी को कराया जाएगा, लेकिन वो परीक्षा टल गई, ठीक है ना? ऐसी तमाम परीक्षाएं हैं जो टलती गई। लेकिन अब आयोग ने अपना काम शुरू किया है, एकदम प्लानिंग के साथ कर रहा है, और आपके यूपीटीईटी की डेट पूरा समय लेकर के उन्होंने दिया जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है ना? तो अब इससे ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, हो सकता है कि लास्ट में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। और आगे इलेक्शन भी है, तो उसका भी कुछ ना कुछ लाभ मिलने की संभावना बन रही है, ठीक है ना? मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन संभावना बन रही है, तो आप क्यों छोड़े, ठीक है ना? अब समझिए, वैकेंसी अगर लास्ट में आती है तो इसका सिलेबस अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, तो आपको लगेगा कि आपको समय चाहिए, ठीक है ना? तो देखिए, वीडियो जब इस तरीके से बात होती है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो हमारे जितने साथी हैं, आप धैर्य बनाकर सुनेंगे। अगर आधे घंटे भी आप सुनते हैं इसको, आधे घंटे की वीडियो अगर हो जाती है और आप सुनते हैं, तो उम्मीद मतलब मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी और आप संतुष्ट होंगे इन चीजों से। ठीक, चलिए देखते हैं। तो वैकेंसी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लास्ट तक आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है कि कितनी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, तो वैकेंसी आपको मान के चलिए कि 50K के आसपास में तो आपको देखने को मिलेंगी ही, ठीक है ना? तो अब आप लोग
कृपया करके अपना जो है ब्रह्म ज्ञान मत शुरू करिएगा। मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको ये लग रहा है कि आ सकती है वैकेंसी, चांस बन रहा है। ठीक, आगे अब योग्यता की हम लोग बात करते हैं। चलिए एक एक स्लाइड, एक एक चीज आगे लेकर के चलेंगे। जितने हमारे नए साथी हैं जो अभी यहाँ पर नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा आपको। ये हमारा जो है स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल का व्हाट्सएप फैमिली है, आप इसे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या तो सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपका टेलीग्राम है जहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी इस तरीके की चीजें होंगी सारी पीडीएफ आपको यहाँ उपलब्ध होगी, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर जो है पीडीएफ अपलोड नहीं हो सकती। ठीक है ना। बाकी अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे योग्यता पर कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है और उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है ना, ग्रेजुएट होना पड़ेगा। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। किस विषय से है, क्या है, साइंस आर्ट, इससे कोई मतलब नहीं होता। इसमें आपको पेपर एक ही देना है। जो सारे बच्चे देंगे वही 1 to 5th के लिए बात हो रही है, तो जो सारे देंगे आपको भी वही देना। आप साइंस ग्रुप के हो, आर्ट्स ग्रुप के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ग्रेजुएशन होगा आपका, इसके साथ आपका बीटीसी होगा। क्या होगा भाई, बीटीसी होगा। अब यहां पर बात आती है कि सर बीएड वाले शामिल होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको पता है कोर्ट के आदेश से बीएड वालों को अब प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो यहां पर बीएड अलाउ नहीं होंगे। ठीक है ना, जो नौकरी कर रहे हैं वर्तमान में टीचर हैं, बीएड करके प्राइमरी में टीचर बने हैं 69,000 में, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिज कोर्स आ गया है तो वो अध्यापक बने रहेंगे, उनके ऊपर कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद आपका होता है, आपको चाहिए होता है टेट। अब टेट में आपका दो होगा, एक सेंट्रल का है, ठीक है ना, और एक आपका है स्टेट का। तो आपके पास दोनों में से कोई भी होगा, काम चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, चाहे आपका स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका पासिंग मार्क आपके पास होना चाहिए 82 और 90। 82 है ओबीसी और एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए, और 90 आपका किसके लिए भाई, 90 है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपके पास ये चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, अगर ऐसा है तो आपका जो है यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद अब आपको क्या मिलेगा भाई, योग्यता हो गई ना, इतना करने के बाद आप सुपर टेट दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, इतना करने के बाद आप एस्टेट दे सकते हैं। क्या करते हैं, एस्टेट दे सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ये हो गई योग्यता। कोई भी आपका प्रश्न अगर बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर ये पूरी योग्यता हमने देख ली है, अब इसके बाद क्या आता है। ठीक, चलिए ओके भाई, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल ये परीक्षा दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि सर अदर स्टेट वाले इसमें अलाउ है कि नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे पिछली वीडियोस में। ठीक है, तो अदर स्टेट को अलाउ नहीं किया गया था। 69,000 वैकेंसी में अदर स्टेट को अलाउ नहीं किया गया था, और उसमें यह कहा गया था कि भारत का निवासी होने के साथ साथ, देखिए भारत का नागरिक होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, या फिर यहां पर पिछले 5 वर्षों से लगातार रह रहा हो। अगर ऐसा कोई बालक है, ऐसा कोई अभ्यर्थी है, तो वो जो है अपना उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र दे सकता है। तो यहाँ का वो नागरिक मान लिया जाएगा, यहाँ का स्थायी निवासी, मूल निवासी मान लिया जाएगा, और वो परीक्षा में बैठ सकता है। तो मतलब कि अदर स्टेट को अलाउ नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कि अब सुपर टेट के बारे में हम लोग पूरी की पूरी चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं और आपको किस तरीके से आगे देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कितने प्रश्न आते हैं, तो आपको पता है कि 150 प्रश्न होते हैं। कितने नंबर के होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। 150 प्रश्न, कितना समय मिलता है भाई, 150 मिनट आपको मिलता है। 150 मिनट का मतलब कितना है, 2.5 घंटे। कितना भाई, आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। ठीक है ना, पेपर हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा का प्रारूप कैसा होता है, क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, तो MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या सर शुरू से ही सुपर टेट जो शुरू हुआ था, सुपर टेट कब शुरू हुआ था भाई, सुपर टेट पहला वाला 68,500 ही हुआ था। उससे पहले जो है टेट के मेरिट पे सिलेक्शन हो जाता था। ठीक है ना, मेरिट पे होता था। अब यहाँ पर हुआ ये सुपर टेट 2018 में वही पहली बार हुआ था। ठीक है, तो उसमें कैसे हुए थे, देखिए एक एक करके समझिए। 2018 वाला जो सुपर टेट हुआ था उसमें जो प्रश्न आए थे वो देखिए ऐसे क्वेश्चन, एक लाइन में प्रश्न लिख दिया गया, पेपर अलग से मिल गया था, और आपको मिला था
आंसर शीट लिखने के लिए अलग से मिला था, ठीक है ना। अब यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखे थे। अब आपको प्रश्न यहां से पढ़ना है और उत्तर यहां लिखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उत्तर आप पूरा जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में लिखते चले आए वैसे लिखना, नहीं, एक से दो शब्द या एक लाइन इसी में आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये थी कि आंसर की भी जारी हुई थी और आंसर की से मिलान भी होना था, समझ रहे हैं आप ना। तो ये था 68,500 की परीक्षा। तो ये तो मान लीजिए चलिए पहली और आखिरी परीक्षा रही इस तरीके की। 69,000 में आपका क्या आ गया भाई, 69,000 में आपका एमसीक्यू आ गया, मतलब कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए। अब इसमें आपको क्या करना था, केवल और केवल टिक लगाना है, ठीक है ना। ओके है, चलिए अब यहां पर और हम बात करते हैं भाई, क्या निगेटिव मार्किंग है? नहीं, निगेटिव मार्किंग ना थी पहले और ना ही आगे होगी, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग मार्क की अगर हम बात करें तो देखिए 68,000 अगर 500 की बात करें तो यहां पर जो पासिंग मार्क था वो 60 और 67 नंबर था। 60 नंबर एससी एसटी के लिए था, 67 नंबर जो था ये जनरल और ओबीसी के लिए था। मैंने बताया ना कि ये पहली और आखिरी परीक्षा थी अपने तरीके की, तो अब इसका काम खत्म। बात करें 69,000 की, इसी के पैटर्न पे आगे भी काम चलेगा। तो इसमें क्या था, 90 और 97 नंबर। कैसा था, ओबीसी एससी एसटी के लिए 90 नंबर था और जनरल कैटेगरी के लिए क्या था, 97 नंबर था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो ये क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया कि अब आप जब परीक्षा देंगे तो आपको 150 में इतने नंबर लाने ही होंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। अब बात आई कि क्या इतना नंबर मिल गया तो हम नौकरी पा जाएंगे, नहीं। इसके बाद आपका गुणांक बनेगा, कट ऑफ बनेगा, पूरी प्रक्रिया आप एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए इतना समझ गए। अब यहां पर बात आती है कि सिलेबस की, कि भाई सिलेबस कैसे हमको टारगेट करना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या हमारे सिलेबस में आने वाला है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी, जो आयोग ने अभी जारी किया ये पुराना सेम पुराना वाला ही सिलेबस है। सबसे बड़ी बात यही आती है कि सर सिलेबस इतना बड़ा है, इसको हम कवर कैसे करें, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों के लिए, मैं 68,500 में पहली बार मैंने परीक्षा दिया था, तो उसमें ये था कि बताने वाला तो कोई था नहीं, ना तो कभी परीक्षा हुई थी, ना तो कुछ पैटर्न पता था। केवल सिलेबस के नाम पे ये एक बड़ा सा आपको पेज पकड़ा दिया गया कि भाई चलो इसी में से सब कुछ आपको करना है ना। तो हुआ ये कि कुछ क्लियर नहीं था, बस पढ़ते जाओ, एक एक टॉपिक उठाओ, पढ़ते जाओ। तो ये हुआ और ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया रहा सब कुछ, नंबर भी ठीक ठाक आ गए। लेकिन आपके पास अब पूरा का पूरा सब कुछ, आपके पास पूरा पैटर्न है कि आपको कैसे पढ़ना है। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो दो हैं, आपके पास क्वेश्चंस का तरीका पता है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिलेबस को बिना रीड किए आप परीक्षा में अगर बैठते हैं तो कोई मतलब नहीं है, आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, अपना सिलेबस एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है। बिना हथियार के लड़ाई नहीं होती है, और सबसे बड़ा हथियार है आपका सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद आते हैं आपके नोट्स, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, अभी लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहां पर मिलेंगे, सिलेबस आपको कहां दे दिया जाएगा, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। एक एक सब्जेक्ट का एनालिसिस अलग से करके आपको दिया जाएगा, वो आप देखते जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते जाइएगा। अब देखिए इतना बड़ा आप सिलेबस अगर देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कैसे इसको तैयार करें। इसीलिए मैंने बताया कि अगर आपके मन में ये हो कि वैकेंसी आए ना आए, या आने की संभावना तो है ही लास्ट तक, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस लंबा होता है तो आपको कवर भी करना होगा उसको, ठीक है। देखिए जैसे आपकी लैंग्वेज यहाँ पर है, विज्ञान आता है, गणित है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं हैं, तार्किक ज्ञान है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास सूचना तकनीकी है और जीवन कौशल एवं प्रबंधन है। तो ये सारे आपके टॉपिक उसमें दिए गए हैं, है ना। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि जैसे यहां पर आपने देखा कि पर्यावरण सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान दे दिया गया। अब ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि छोटा टॉपिक है, क्यों, पढ़ लिया आपने, ऐसे ही देख लिया। लेकिन अब आप समझिए कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है ना। और इसी में आपको करंट भी मिलेगा, क्यों भाई, और यूपी स्पेशल भी इसी में आपको पढ़ना है। अब आप समझिए कि अरे ये तो जो 40 नंबर आपको 10 और 30 नंबर दिख रहा है, 40 नंबर, ये तो अब बहुत बड़ा हो गया। तो इसके लिए आपको समय चाहिए। आप ये मान के चलिए, भले आपके ज्योग्राफी से केवल 2 प्रश्न आए, लेकिन क्या आपको पता है कि वो किस चैप्टर से आएंगे? नहीं पता है,
तो आपको ज्योग्राफी एक सामान्य जानकारी पूरी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो आपको समय चाहिए ना, समय लगेगा ही। तो ये तैयारी करने के लिए इसीलिए आपसे कहा जा रहा है बार-बार कि अभी से एक-एक चैप्टर वाइज़ आप पढ़ते चले जाइए। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना? कुछ टॉपिक के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिसे आप अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। सामान्य ही जानकारी चाहिए, बहुत डीप नॉलेज आपको इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना? जब हम एक-एक सब्जेक्ट उठा करके जैसे एक बार आपको पूरा भूगोल का बताया जाएगा कि कौन-कौन से टॉपिक मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऊपर-ऊपर से। टॉपिक आपको बताए जाएँगे कि कौन-कौन से चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं अच्छे से। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी, तो आप इसके लिए तैयार रहें एकदम। ठीक है ना? तो अब ये सब आपको पढ़ने के लिए भाई और करंट अफेयर्स भी, करंट अफेयर आपको कैसे तैयार करना होता है, एक वीडियो मैंने बनाई थी। ठीक है? तो करंट अफेयर वैसे ही आप पढ़ेंगे तब जाकर के आपका तैयार होगा बढ़िया। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो 6 मंथ जो होते हैं, पेपर से पहले के 6 महीने जो होते हैं, उसकी नॉलेज आपको बढ़िया सी होनी चाहिए और इसके बाद 2 मंथ और आप उसी में जोड़ लीजिए जो बेसिक जानकारी हो। 8 महीने आपको कम से कम करंट अफेयर्स तैयार करने ही पड़ेंगे, कम से कम। 8 महीने नहीं तो 10 महीने, 12 महीने, 1 साल तक का पूछ लेता है मोटा-मोटा। ठीक है ना? अगर आप 6 महीने अच्छे से तैयार कर रहे हैं, 2 महीने मीडियम और 2-3 महीने और पढ़ ले रहे हैं तो आपका काम बहुत बढ़िया से चल जाएगा। ये चीजें हैं आपके सिलेबस की, अभी आगे हम लोग इसको छोटा करके देखेंगे, ठीक है ना? और यहाँ 2 चीजें और भी दी गई हैं। अब इनको अगर हम कंबाइन करें ना, तब देखिए मजा आ जाएगा। चलिए, कंबाइन करके अगर हम देखते हैं तो भाषा में आपका क्या था? देखिए जो भाषा आपकी आएगी ये 40 नंबर की होगी, गणित आपका होगा 20 नंबर का, सीडीपी आपकी होगी 30 नंबर की, एसएसटी आपका मैंने बताया 40 नंबर का, विज्ञान आपका है 10 नंबर का, रीजनिंग है 5 नंबर की और कंप्यूटर जो अभी सूचना तकनीकी आपने देखा ना, ये भी है आपका 5 नंबर। कहने का मतलब ये था ना कि इन्होंने एक भी चीज नहीं छोड़ा कि हाँ भाई ये बच रहा है चलो इसको भी रख लो, ये बच रहा है चलो इसको भी रख लीजिए, है ना? तो इस तरीके से इन्होंने सिलेबस बनाया था। अब अगर इसमें हम लोग अलग अलग करें कि कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे भाषा में क्या है आपका, भाषा में आपका है हिंदी, ठीक है ना? हिंदी है, अंग्रेजी है और क्या है, हिंदी अंग्रेजी और आपका संस्कृत। उर्दू को नहीं लिया गया है, ठीक है? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। अब यहाँ पर बात आई, देखिए हिंदी कितने नंबर, हिंदी को मिला 20 नंबर, अंग्रेजी 10 नंबर और संस्कृत आपका मिला 10 नंबर। तो आपका 40 नंबर क्या हो गया, भाषा हो गया। होता क्या है कि यूपी टेट में आपको केवल 2 ही भाषा देनी होती है। एक हिंदी अनिवार्य होती है, अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई एक आप दे देते हैं। अब जिन्होंने संस्कृत ले लिया, तो उनकी संस्कृत और हिंदी तो तैयार है, लेकिन उनको अंग्रेजी भी सुपर टेट के लिए पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप समझिए कि आपने संस्कृत तैयार किया यूपी टेट के लिए, लेकिन अंग्रेजी तो आपको फिर सुपर टेट के लिए पढ़ना ही है, तो उसमें भी तो समय आपको देना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए अभी से लगिए। अभी आप देखिएगा कि यूपी टेट और इसमें कितना डिफरेंस मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा। मैं सब कुछ बताने वाला हूं आज की वीडियो में। गणित आपको पूरा पढ़ना ही है 20 नंबर का, ठीक है ना? सीडीपी में देखिए 3 पार्ट बना करके दिया है। सीडीपी में 3 पार्ट क्या क्या है, एक आपको मिलेगा बाल मनोविज्ञान, ठीक है ना? एक बाल मनोविज्ञान, एक शिक्षण कौशल मिलेगा और एक आपको मिलेगा जीवन कौशल, ठीक है ना? एक आपका है बाल मनोविज्ञान, ठीक है? एक आपका है टीचिंग स्किल है और एक आपका है जीवन कौशल। क्या है भाई, जीवन कौशल। और तीनों आपके कितने कितने नंबर के हैं, 10-10 नंबर के तीनों आपको मिल रहे हैं। तो इन तीनों को कंबाइन करके इनका सिलेबस मैंने बताया हुआ है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। यूपी टेट के लिए भी बताया है और सुपर टेट के लिए भी बताया है, ठीक। आगे अगर हम बात करें एसएसटी, तो मैंने आपको बताया जीएस का पूरा पार्ट प्लस आपको करंट अफेयर्स पढ़ने, अभी जो पीछे जितना मैंने बताया आपको सब पढ़ने हैं। इनके सारे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ इसमें कला एवं संस्कृति को भी ऐड कर लीजिएगा। क्या भारतीय कला एवं संस्कृति जैसे मंदिर वगैरह जो बने हैं, उनका निर्माण किसने कराया है, किस कला में, किस कला शैली में बने हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो ये एसएसटी का पूरा पार्ट 40 नंबर का रहेगा, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पीछे देखा है कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी जानी है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। विज्ञान आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। विज्ञान में सामान्य जानकारी आपको मैं टॉपिक एक एक बताऊंगा कि किस किस चीज में। अब विज्ञान में भी देखिए 10 नंबर में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ रहा है भाई। 10 नंबर में आपको पढ़ना है, देखिए बायोलॉजी आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और फिजिक्स पढ़ना है। अब इसमें आपके ऊपर है, आपको सिलेक्ट करना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है जहां से हमारे प्रश्न फंस जाएं। तो पहले मेन मेन टॉपिक आप कवर करेंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक आप कवर करेंगे, डिपेंड करेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए।
तो जो भी एनालिसिस मैं आपको आगे कराने वाला हूं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही आपका होने वाला है, ठीक है ना। रीजनिंग आपकी कितने नंबर की है? 5 नंबर की आती है। गिने चुने चैप्टर्स हैं जहां से आपके पांचों सवाल फंस जाएंगे, जैसे दिशा परीक्षण है, रक्त संबंध है, सीरीज है, श्रृंखला वाला है, वहीं से आपके ये क्वेश्चन सारे लगभग फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। आपका सूचना तकनीकी में सारे प्रश्न लगभग सारे पांच के पांचों प्रश्न आपके कंप्यूटर से ही आए थे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 नंबर यहां से बड़े आराम से गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आई कि सर इतना तो बता दिया गया 150 नंबर, टारगेट क्या रखें? तो टारगेट जो आप रखेंगे वो किस हिसाब से रखेंगे? इस हिसाब से ना कि पिछले में सिलेक्शन कैसे हुआ था। अब पिछले में सिलेक्शन कैसे, जो कट ऑफ बनता है वो किस पे डिपेंड करता है? 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। कट ऑफ जो बनता है वो ये डिपेंड करता है कि पेपर कैसा था, आसान था या सरल था। दूसरी बात ये होती है कि उसमें कितने लोग बैठे थे। भाई जब 4 लाख बैठेंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगी, लेकिन जब 12 लाख बैठेंगे तो कट ऑफ बढ़ेगी ना। तो आने वाले समय में बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो आपका कट ऑफ भी ऊपर जाएगा। आपको तैयारी और बढ़िया से करने की जरूरत है इस समय, ठीक है ना। तो टारगेट आप बना के चलिए 110 का। क्या टारगेट बनाएंगे? 110 का टारगेट बनाइए। आप अगर जितना ज्यादा नंबर ले आते हैं उतना ही बेहतर है, लेकिन टारगेट आपका 110 होना चाहिए। कैसे आप 110 प्राप्त करेंगे इसमें से, इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग अपनी स्ट्रेटजी पूरी बनाई जाएगी कि किस तरीके से आगे हमको तैयारी करनी है। चलिए, अब आप लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये क्या बताते जा रहे हैं, किस तरीके से बताते जा रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस ये है कि मैंने दोनों परीक्षाएं दी हुई हैं, 68,500 और 69,000 दोनों दिया हुआ है मैंने। इसके बारे में वीडियो पीछे दी गई होंगी, आप देख लीजिएगा। आगे एक वीडियो में बनाऊंगा आपको इसका पैटर्न और पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन पेपर है उसको दिखाते हुए, उसको बताते हुए बढ़िया से, ठीक है ना। तो इस पे वीडियो आएंगी, आपके सिलेबस पे एक एक ब्रीफ वीडियो आएगी और आपकी क्लासेस भी कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक। चलिए, अब बात आती है सबसे बड़ी कि गुणांक कैसे बनता है, ठीक है ना। गुणांक कैसे बनता है? सिलेबस आपने देख लिया, आपने देख लिया क्या क्या योग्यताएं चाहिए, कौन कौन परीक्षा दे सकता है। ये सारी चीजें देखने के बाद अब हम देखते हैं गुणांक कैसे बनता है। देखिए, इसमें यह है कि कई चीजें आ गई बीच में, ठीक। तो पहले हम पुरानी चीज को समझते हैं, फिर नई चीज पे आते हैं कि आगे क्या होने की संभावना है। 2-3 चीजें निकल के आई थी, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा क्लियर हो नहीं पाया है। जो पहले से चलता चला आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। पहले से चलता चला क्या आ रहा है? देखिए, पहले से चलता ये चला आ रहा है, जैसे 68,500 मैंने बताया 2 परीक्षाएं हुई, और 69,000 ये 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो इसमें गुणांक किस तरीके से बना है, गुणांक कैसे बना है? ये गुणांक जो होता है ना, ये परसेंटेज का परसेंटेज होता है। क्या होता है? परसेंटेज का परसेंटेज होता है। तो परसेंटेज का परसेंटेज होगा तो किस तरीके से गुणांक बनेगा? देखिए, इसमें अभी तक क्या क्या शामिल होता है। अभी तक आपका होता है एकेडमिक, ठीक है ना, एकेडमिक होता है, और प्लस आपका जो सुपर टेट परीक्षा देंगे आप, वो सुपर टेट की परीक्षा के नंबर होते हैं। एकेडमिक में आपका क्या क्या जोड़ा जाता है? एकेडमिक में आपका होता है हाई स्कूल होता है, ठीक है ना, आपका इंटरमीडिएट होता है, आपका जो है ग्रेजुएशन जोड़ा जाता है, और आपने जो ट्रेनिंग कोर्स किया है, जैसे बीटीसी आपने किया है, 4 ये जोड़े जाते हैं। और इसके बाद आपका जुड़ता है सुपर टेट। क्या जुड़ता है? सुपर टेट जुड़ता है। अब आप कहेंगे कि कितना कितना परसेंट किसका जुड़ता है? हाई स्कूल में जितना परसेंटेज आपको मिला होगा, जितना परसेंटेज आपको मिला है उसका 10%, इंटरमीडिएट में जितना परसेंट आपको मिला उसका 10%, सेम उसी तरीके से ग्रेजुएशन का, और सेम उसी तरीके से बीटीसी का, सबका 10-10% आप मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका 40%, ठीक है ना। तो गुणांक में 40% क्या हो गया? एकेडमिक हो गया, ठीक। अब इसको समझिए, मैंने कहा परसेंटेज का 10%। कैसे? मान लीजिए हाई स्कूल में आपको मिले 80%। कितने मिले? 80%। 80% का आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपके इस 80% का कितना गुणांक बना? 8 बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट में प्राप्त किया 70%, कितना मिला आपको? मान लीजिए इंटरमीडिएट में आपको 70% मिला, 70 का 10% कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपको मिला 75%, तो 75% का 10% निकालेंगे तो 7.5 हो जाएगा। उसी तरीके से बीटीसी में मान लीजिए आपको मिला
90%, ठीक है ना। तो 90 का 10 निकालेंगे, 90% का 10% आप निकालेंगे तो 9 बनेगा। और आप अगर इन सभी को जोड़िए, 8 7 15 और 9 24 7 31.5, कितने गुणांक बने 40 में? 31.5। इस तरीके से ये गुणांक निकलते हैं। ये तो अलग अलग आपने निकाल लिया। उसके अलावा अगर निकालना चाहते हैं तो चारों के आप परसेंटेज जोड़ लीजिए, जितना परसेंट बनता है उसका 10% निकाल लीजिए। ओके है, ये अभी तक बनता आया है इस तरीके से। तो 40% ये हो गया। अब बात आई सुपर टेट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए। मान लीजिए कि आपने जो है 90 नंबर प्राप्त किए, कितने में? 150 में। कितने नंबर प्राप्त किया? 90 नंबर। अब बात आई कि 90 नंबर कितना परसेंट होता है 150 का। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको हम बदल लेंगे, किसमें? परसेंटेज में बदल लेंगे। ठीक, किसमें बदल लेंगे भाई? परसेंटेज में। तो आप काटेंगे तो 15 छक्का 90 और 0 काट लीजिए तो 60% आपका बनेगा। तो आपने अगर 90 नंबर प्राप्त किया तो सुपर टेट में आपके कितने परसेंट हो गए? 60% हो गए। ठीक भाई। अब मैंने बताया कि 40 तो यहां जुड़ गया, बचा 60। तो 60 किसका जुड़ेगा? 60% जुड़ेगा सुपर टेट का। 60% सुपर टेट का। अब देखिए, सुपर टेट में आपने 60% नंबर प्राप्त किया। मैंने बताया कि प्रतिशत का प्रतिशत। अब इस 60% जो आपने सुपर टेट में प्राप्त किया, इस 60% का 60% आप निकालेंगे, जितना आएगा वही आपका गुणांक होगा सुपर टेट वाला। ठीक है ना। तो अगर आपने 90 नंबर प्राप्त किया तो आपका कितना गुणांक बना? यहाँ का 36 बना। अब 36 ये बन गया और यहाँ आपने कितना? 31.5 यहाँ बना था 40 में से। तो ये 36 और 40 आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 67.5 गुणांक। इस तरीके से गुणांक अभी तक बनता हुआ आया है। समझ गए आप? तो कोशिश ये करना है कि सुपर टेट में जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ले आ पाइए, क्योंकि एकेडमिक में तो कोई परिवर्तन आप कर नहीं पाएंगे। तो सुपर टेट में जितना ज्यादा नंबर लाएंगे उतना ही फायदा आपका होगा। अब सुपर टेट में नंबर लाने की बात देखिए, 2.5 नंबर का एक गुणांक बनता है, ये ध्यान में रखिए। सुपर टेट में अगर 2.5 नंबर आप लाते हैं तो एक गुणांक बन जाएगा। जैसे 90 से 95 ले आए तो 2.5 दूनी 5, दो गुणांक आपका बन जाएगा। तो अगर आप 2.5 नंबर सही करते हैं तो एक गुणांक आपका बन जाता है। ये भी कैलकुलेशन का आप तरीका देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर बात आती है, कई सारी चीजें नई नई आती हैं कि सर क्या जो है टेट का भी 1/4 जुड़ेगा। ये एक बार आया था, टेट का भी 1/4% जुड़ेगा, मतलब 25% क्या टेट का भी जुड़ेगा। तो ऐसा अभी कुछ नहीं कंफर्म हुआ है। ठीक है। एक ये नियमावली जारी हुई थी जब शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में बना था। तो ये 12 दिसंबर 2023 को नियमावली जारी हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि वे शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं जिसमें साक्षात्कार नहीं होगा, उसमें 100% जो गुणांक बनेगा वो 100% किसका लिया जाएगा? परीक्षा जो होगी, लिखित परीक्षा होगी, उसका लिया जाएगा। मतलब अगर ये नियमावली देखें तो इसके अनुसार अगर गुणांक बनेगा तो वो 100% किसका लिया जाएगा? सुपर टेट का लिया जाएगा। मतलब कि सुपर टेट की मेरिट पे ही क्या कर दिया जाएगा? सिलेक्शन कर दिया जाएगा। और जिसमें अगर किसी में इंटरव्यू है तो उसमें 10% इंटरव्यू को दिया जाएगा, 90% किसमें किसको दिया जाएगा? रिटन एग्जाम को दिया जाएगा। ये आप समझिए इस चीज को। ठीक है ना। तो अगर ये नियमावली लागू होती है तो आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन किस पे होगा? सुपर टेट पर ही होगा। ठीक है ना। तो ये चीजें यहां पर निकल करके आ रही हैं। फिलहाल के लिए अभी जो कंफर्म है वो यही है कि 69,000 वैकेंसी जिस तरीके से हुई थी वैसे ही होने वाली है। अब यहां पर आपका फायदा किसमें है भाई? आपका फायदा केवल और केवल एक चीज में है कि सुपर टेट में जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाइए। अगर आपने सुपर टेट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया और नियमावली लागू होती है अगर ये वाली, तो भी आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आपका यही पुराना पैटर्न चलता है तो भी सुपर टेट ही तो मायने रखेगा ज्यादा। भाई 40% आपका अब जो बनना बिगड़ना था बन बिगड़ चुका है। सुपर टेट में जितना ज्यादा नंबर लाएंगे वही आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा। ठीक है ना। तो ये आपका होगा गुणांक। अब एकेडमिक जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये सब क्वेश्चंस आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जुड़ेगा तो उसको आप बदल नहीं पाएंगे, एकेडमिक अपना बदल नहीं पाएंगे। नहीं जुड़ेगा तो भी आपका कोई नुकसान नहीं। दोनों परिस्थिति में आपको सुपर टेट में अच्छा स्कोर करना ही करना है। तो आप सुपर टेट पे फोकस करिए, एकेडमिक तो जो बनना था बन चुका है। ठीक है ना। तो आगे से आप केवल सुपर टेट पे फोकस करेंगे, ये एकेडमिक और ये सब आप निकाल दीजिए अपने मन से। ठीक है भाई, चलिए। अब आगे चलते हैं कि जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में टारगेट तो बनाना बनता ही है ना। आप हर कोई अपना कैलकुलेट करता है, भले दिमाग से ना ये कहा जाए कि हाँ ये सब निकाल दो,
लेकिन मन में सबके कैलकुलेशन चलती रहती है कि कितना करें, कैसे करें, क्या करें। तो आइए कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं कि 69,000 में 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ क्या-क्या गया था। ठीक है ना? एक और वैकेंसी हुई थी 68,500 आपको बताया मैंने। तो इसकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इसमें सीटें ही नहीं भरी थी। ठीक है ना? इसका जो पासिंग मार्क था 60 और 67 नंबर उतना तक गया ही नहीं। ठीक है ना? मतलब सीटें भरी ही नहीं, उतने पास हुए ही नहीं। तो कट ऑफ की कोई बात ही नहीं। जो पार कर गया, मेल जो भी पार कर गया वो सिलेक्ट हो गया, वो टीचर बन गया। और ये सीटें ही नहीं भरी इसमें। ठीक है ना? तो यहाँ कट ऑफ की कोई बात नहीं। 69,000 में अगर देखा जाए तो 69,000 का जो कट ऑफ निकल के आया था, देखिए ऑफिशियली कोई कट ऑफ जारी नहीं होता है। तो यहाँ पर कट ऑफ निकला कैसे? निकलता ये है कि जनरल कैटेगरी का जो सबसे लास्ट अभ्यर्थी सिलेक्ट हुआ होगा, उसी का कट ऑफ देखा गया। तो इसका कट ऑफ था 67.11। तो जनरल की बात करें अगर, तो ये गुणांक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? ये गुणांक है, ऐसा नहीं है कि सुपरटेट में कितना नंबर ले आया वो है। ये गुणांक है, सब मिला-जुला के ये जो अभी आपने गुणांक निकाला है ना, ये मिला-जुला के सब है। तो अगर आपने इस तरीके से काम किया है, तो आप देखिए 67.11 ये जनरल का 69,000 में था, ओबीसी का 66.73 लगभग दोनों बराबर था और एससी-एसटी का कितना था 61-62 आप कह सकते हैं, मतलब 61 प्लस है तो सिलेक्शन हो गया था। ठीक है ना? तो इस तरीके से गुणांक बने थे किसके 69,000 में। अब यहां पर एक चीज और समझिए कि 69,000, अब ये मैंने बताया ना कि पेपर किस तरीके का आता है, पेपर बहुत टफ नहीं था। और दूसरी चीज थी कि कितने लोग बैठे थे परीक्षा में, तो जो परीक्षा में बैठे थे वो लगभग 4,10,000 लोग बैठे थे परीक्षा में। अब आप बताइए 4,10,000 कब बैठे थे भाई? 2019 जनवरी में। अब बताइए जरा कि अगर जनवरी 2019 के बाद मान लीजिए इसमें बीएड भी रहे होंगे, बीएड कैंडिडेट भी रहे होंगे, मैं मानता हूं 50% बीएड कैंडिडेट रहे होंगे, तो इसमें से सिलेक्ट कितने हुए? सिलेक्ट तो केवल 69,000 हुए। जो बचे वो अभी तक बचे हैं, वो फिर से परीक्षा देंगे आपके साथ। और हर साल 2019 में बैच फाइनल हुआ होगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, है ना? और 26 वैकेंसी आते आते एक और 8 साल हो जाएंगे। और हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे ऐसे निकलते हैं जो बीटीसी करके फाइनल हो रहे हैं। तो आप बताइए कि हर साल 2 लाख बच्चों का आप निकालिए तो कम से कम 16 लाख, 15 से 16 लाख बच्चे बैठेंगे। ठीक है ना? 15 से 16 लाख बच्चे बैठेंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको अपना टारगेट 110 प्लस रखना ही चाहिए अगर नौकरी लेनी है तो। पिछले 8 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है, 2026 लास्ट में आएगी, 8 साल हो जाएगा। तो एक बार अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप उसको गंवाने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ठीक है ना? आप उसको भुनाने के चक्कर में पड़िए कि किस तरीके से आप तैयारी करिए कि आप अब की बार तो कम से कम सेलेक्ट हो ही जाइए। जब एक बार मौका, अब इसके बाद पता नहीं कब मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा कुछ पता नहीं है। इसलिए आपको अपनी तैयारी अभी से मजबूत कर देनी है। मैंने बताया यूपी टेट के नंबर जुड़ने की बात है। अब मान लीजिए अगर फिर घूम ही गया, ठीक है ना? और ये कह दिया गया कि यूपी टेट का 25% जुड़ेगा, बाकी 75% सुपर टेट का जुड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? तो यहां पर बात सबसे बड़ी आती है कि जब आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे होते हैं, ये भूल गया था बताना, जब आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो इसमें से 2 लैंग्वेज तैयार कर रहे होते हैं आप। गणित तैयार कर रहे हैं, सीडीपी में आप जो है ये बाल मनोविज्ञान, टीचिंग स्किल, ये सब तैयार कर रहे हैं केवल जीवन कौशल को छोड़ करके। इसमें एक और आता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वो भी नहीं पूछता है टेट में, ये सुपर टेट में पूछता है, लेकिन तैयार तो आप कर ही लेंगे ना। यहां आपने ये तैयार कर लिया, एसएसटी आप पूरा तैयार कर रहे हैं करंट अफेयर्स को केवल छोड़ करके, ये भी टेट में पूछा जाने लगा है। विज्ञान के कुछ प्रश्न होते हैं टेट में, रीजनिंग के नहीं होते हैं और कंप्यूटर के नहीं होते हैं, तो ये अलग आपको सुपर टेट में मिलेगा। टेट अगर आप तैयार करते हैं तो आपकी 2 लैंग्वेज तैयार हो गई, गणित तैयार हो गई, सीडीपी तैयार हो गई, एसएसटी का आपका लगभग 60 से 70% पार्ट तैयार हो गया, साइंस आपका तैयार हो रहा है। बचा क्या? रीजनिंग, कंप्यूटर और एक लैंग्वेज अलग एकदम बच रही है जो कि आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो आप यूपी टेट की तैयारी एकदम दमखम से पूरा करिए। और मैं यकीन के साथ आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी बढ़िया से कर ली है तो आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठेंगे, आपका सिलेक्शन वहां भी हो जाएगा।
मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं की थी कि इसी के लिए अलग से करना है। मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी की थी और जब परीक्षा आई तो थोड़ा बहुत इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग और अच्छे से तैयारी की गई। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकदम बढ़िया नंबर आएँगे आपके भी। तो आप अभी से एक-एक सब्जेक्ट को मजबूत बनाइए और जैसे-जैसे आपके सब्जेक्ट मजबूत होते जाएँगे, आप केवल एक नहीं, जो भी परीक्षाएँ होंगी, हर एक परीक्षा में आप आगे निकलते जाएँगे। समझ रहे हैं? ये कहा जाता है ना कि आप नौकरी के पीछे भागेंगे, तो नौकरी आपसे दूर भागेगी। लेकिन अगर आप काबिलियत के पीछे भागेंगे, जैसा कि मैंने बताया एक-एक सब्जेक्ट को आप तैयार करिए, तो उसी में काबिलियत होती है। अगर आप काबिलियत के पीछे भागेंगे, तो नौकरी एक नहीं 1, 2, 3, 4 जितने पेपर आप देंगे, सब आप निकालते जाएँगे, तब आप चूज़ करेंगे कि कौन-सी जॉइन करनी है, कौन-सी छोड़नी है। तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप इस लेवल तक जाइए कि आप सेलेक्ट करें कि कौन-सी जॉइन करें और कौन-सी छोड़ें। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये है कि आपको सिलेबस का एनालिसिस चाहिए तैयारी करने के लिए बढ़िया से। तो आप कैसे एनालिसिस करेंगे? आप सिलेबस उठाएँगे, टॉपिक उठाएँगे, ठीक है? जो-जो उसमें दिया हुआ है वो पहले देखेंगे, पहले उसको तैयार करना है। उसके अंदर क्या-क्या तैयार करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कंप्लीट सिलेबस फिलहाल जो आयोग ने सिलेबस जारी किया है, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना? तो आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सिलेबस प्राप्त होगा और पीवाईक्यू 2 68,500 और 69,000 का जो पेपर है, वो भी आपको वहीं टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग वहीं से जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो आप इसे जॉइन कर लीजिए और यहीं से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, छूटा नहीं है। ठीक है ना? अगर आपको कुछ डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वो भी आपको कोशिश की जाएगी कि आपका क्लियर किया जाए डाउट। बाकी आगे जो है स्ट्रैटेजी बनाते रहेंगे हम लोग और तैयारी भी साथ-साथ में ही करते रहेंगे। ठीक है ना? तो आगे आपको एक-एक सब्जेक्ट का एनालिसिस मिलेगा, यूपी टेट, सुपर टेट दोनों को साथ में कंबाइन करके। तो आपको तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी। अब वैकेंसी कब आती है, कब नहीं आती है, इसको अपने दिमाग से निकालिए और अपनी तैयारी में एकदम से जुट जाइए। जैसे अभी तक तैयारी की गई, अब उससे बेहतर करिए, ठीक है ना? एक-एक सब्जेक्ट मजबूत करिए और तैयारी में जुटे रहिए। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस पे एक बार डिस्कस करेंगे, जो कंप्लीट सिलेबस है और उसके बाद फिर एक-एक सब्जेक्ट पर हम लोग चलेंगे, एक-एक सब्जेक्ट को तैयार करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।